स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस कहानी में। आज की कहानी है घर। तो चले इस कहानी को शुरुआत करते हैं। आज हिमांशु के घर का मुहूर्त था। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कई रिश्तेदार उसकी बड़ी वाही वाही कर रहे थे। वाकई उसने कितना सुंदर घर बनवाया था। हालांकि था तो 60 गज में फैला हुआ छोटा सा घर पर बहुत करीने से बनाया गया था, लेकिन साथ ही कुछ रिश्तेदार दबी जबान से हिमांशु और उसकी पत्नी काजल की बुराई भी कर रहे थे। भला नए घर की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा बंगला तो था इन लोगों का। बेवजह महल को छोड़कर छोटे से घर में आ रहे हैं। वाकई अक्लमंदी का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ ने कहा माँ बाप की सेवा करते जोर आता है, इसलिए माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो कर ही लेते। दोनों बुढ़ापे में अकेले रह गए। अरे बहू संस्कारी नहीं है और रहना ही नहीं चाहती होगी इनके साथ। भैया आजकल सबको आज़ादी पसंद है। बंधनों में कोई बंधकर रहना नहीं चाहता। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अरे औरत का त्रिया चरित्र दिखा दे, कह नहीं सकते। देखो शादी के 7 साल बाद जाकर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर अलग हो रही है, और इस बात से माथे पर बिल्कुल भी सिकन तक नहीं आ रही है। देखो कैसे तैयार होकर पूजा में आई है। जितने मुंह उतनी ही बातें। पूरी रिश्तेदारी में मालती जी और मोहन जी बेचारे बने हुए थे। दोनों ही चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि बेटे बहू पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ का काम पूरा हुआ तो बहू काजल सबके पैर छूने के लिए उठी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर के पास जाकर उनके ही पैर छुए। ससुर जी ने तो फिर भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सास मुंह बनाते हुए बोली, तुम मेरे बेटे को लेकर अलग हुई है ना? देख भगवान ने तुझे भी एक ही बेटा दिया है, तू यही भुगत कर जाएगी। मालती जी आशीर्वाद की जगह श्राप देते हुए बोली, पर काजल ने मालती जी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और रिश्तेदारों के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने नए घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी। उसके बाद वो रसोई में आ गई। आखिर नई रसोई में खिचड़ी जो बनानी थी, उसके बाद ब्राह्मण और कन्या भोज करना था, और उन्हें वो खिचड़ी भी परोसनी थी। खिचड़ी बनाते बनाते उसे वो 2 दिन याद हो आया जब वो हिमांशु की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल का मकान काफी बड़ा और आलीशान था। एक पल के लिए तो उसके पैर अपने आप ही बाहर ठिठक गए। सचमुच कितना सुंदर मकान था वो, लेकिन वो मकान तो सिर्फ मालती जी और मोहन जी का था। ये बात उसे बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर रंगीन बेडशीट बिछा दी, जो वो अपने साथ ही लेकर आई थी। जब मालती जी ने ये देखा तो काफी हंगामा कर दिया। आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। तुमने, ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में लाइट कलर सी पसंद है, इसलिए इस बेडशीट को अभी हटाओ यहाँ से। सासू माँ के इस रवैये से काजल हैरान रह गई और उसने चुपचाप बेडशीट हटा दी। कभी रसोई की सफाई को लेकर तो कभी पर्दे बदलने को लेकर, हर चीज में मालती जी काजल को टोकती थी, और हर बार ये कहना नहीं भूलती कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा। हिमांशु भी मालती जी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अभी तक तो काजल अकेली ही थी, लेकिन बेटे ऋतिक के होने के बाद तो और ज्यादा समस्या हो गई। छोटा सा था जब तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, कभी किसी कमरे का सामान बिखेर कर चला जाता तो कभी किसी कमरे में, और डांट पड़ती काजल को। डांट के डर से काजल घर ही समेटती रह जाती, पर फिर भी उसे डांट पड़ ही जाती। आखिर बेटे को घर में रहने वाले संस्कार नहीं सिखा पा रही थी। ऋतिक जब स्कूल में जाने लगा तो और बच्चों की तरह वो भी पेंसिल कलर वगैरह से दीवार पर लिख देता था। बस मालती जी और मोहन जी इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देते और काजल कपड़ा लेकर दीवार की साफ सफाई करने दौड़ती। लेकिन आखिर कब तक? आखिर
वो भी इंसान ही थी। एक दिन अचानक मुंह से निकल ही गया, माँ जी, ऋतिक अभी बच्चा है। बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते ही हैं, आखिर इसे बांध कर कैसे रखूं मुझे नहीं पता। तेरा बेटा है, तू ही संभाल, मैं अपने घर को गंदा होने नहीं दूंगी। मुझे मेरा घर साफ सुथरा पसंद है। मालती जी तो दो टूक जवाब देकर वहां से निकल गई। काजल हक्की बक्की सी उन्हें देखती रह गई। वो दिन था जब पहली बार काजल ने हिमांशु से अलग घर लेने के लिए कहा था, पर हिमांशु ने उस दिन भी काजल को चुप करा दिया। काजल माँ है, थोड़ा सा सुन लिया करो। अब वो बुजुर्ग है, कुछ कह देती तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। पर ऐसे कैसे हिमांशु, मेरे बच्चे का बचपन तो वो जी ही नहीं पा रही है। ऊपर से माँ जी सोचते भी ही नहीं है, किसी के भी सामने चिल्लाना शुरू कर देती है। आखिर कब तक सुनूं मैं? काजल, थोड़ी सी हिम्मत रख लो, समझो मेरी बात को। माँ पापा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। अब इसके आगे काजल कुछ कह नहीं पाई। लेकिन उस दिन तो हिमांशु घर पर ही था। बाहर बारिश हो रही थी, पता नहीं कैसे पीछे वाला दरवाजा खुला रह गया और ऋतिक खेलता हुआ बाहर उस छोटे से बगीचे में आ गया। बच्चों को तो वैसे भी पानी से बहुत लगाव था। 4 साल के प्रिंस को भी बड़ा मजा आने लगा। वहीं गमले में से मिट्टी निकाल निकाल कर खेलने लगा और पानी में भीगता रहा। थोड़ी देर बाद अपने ही उन्हीं गंदे पैरों के साथ वो घर में आ गया। पूरे फर्श पर मिट्टी और गीला हो चुका था। ये देखकर मालती जी आग बबूला हो गई और उन्होंने खींचकर एक चाटा ऋतिक को दे मारा। कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने तुझे? बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरा घर गंदा कर दिया। मालती जी की मार से ऋतिक जोर जोर से रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। वहां का मंजर देखकर उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। ऋतिक को रोता देखकर काजल ऋतिक को गोद में उठाकर कमरे में ले गई। पर हिमांशु बोला, माँ वो बच्चा है, उसे इतनी समझ थोड़ी ना है कि गंदे पैरों से घर में नहीं आया जाता। अगर समझ नहीं है तो समझ सिखाओ उसे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कर रखो उसे। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब उस महारानी को बोलो कि छोड़े उसे, पहले बाहर आकर फर्श साफ करे। हिमांशु हैरान होकर मालती जी की तरफ देखता रहा। ये देखकर मालती जी बोली, अब यूं ही घूरता रहेगा मुझे या फर्श भी साफ करवाएगा। आखिरकार हिमांशु खुद ही बाहर गया, कपड़ा लेकर आ गया और पूरे फर्श पर उसने पोछा लगा दिया। पर मालती जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन हिमांशु ने ठान लिया कि वो छोटा सा ही सही अपना खुद का मकान बनवाएगा। ऐसा मकान जहां उसका बच्चा उसका बचपन जी सके। और आज वो सपना साकार हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही भोजन का आयोजन किया गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर और फिर एक बार और हिमांशु और काजल को बधाइयां देकर वहां से रवाना हो गए। अब घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे। काजल और हिमांशु उसके मायके वालों को विदा कर अंदर आए तो मालती जी खड़े होते हुए बोली, हिमांशु अब हम भी जाएंगे हमारे घर। तुम्हारा काम हो गया हो तो हम भी यहाँ से निकलें। उनकी बात सुनकर हिमांशु और काजल वहीं खड़े रह गए। हिमांशु ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? आज तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तब मोहन जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ पर कोई नहीं है और तुझे तो पता है कि आजकल घर सूना छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए तू तो कैब बुक कर दे, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुक कर करेंगे क्या? अगर तुम्हें सेवा ही करनी होती तो उसी घर में कर चुके होते, ये नए घर का तमाशा नहीं करते। मालती जी काजल की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि काजल जवाब देगी, लेकिन काजल तो चुपचाप अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वो और ज्यादा तिल मिला गई। अब गुस्सा निकालने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए अपने बेटे हिमांशु को सुनाते हुए बोली, तेरी बीबी तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है मुझसे, फिर उसके यहाँ पर रहकर करूँगी क्या?
मान सम्मान तो हमारा भी है, अगर वो ऊंची नाक की है तो हम भी ऊंची नाक के हैं। हमें तो नहीं रुकना तेरे इस नए घर में, हमें तो हमारा घर ही भला। वैसे भी तुम्हारे मकान से तो काफी बड़ा है वो। माँ, क्यों बात को खींच रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने कम से कम छोटा ही सही एक मकान तो बनाया है। हाँ, तू तो अपनी बीवी के पक्ष में बोलेगा ही। याद रख, तेरा भी एक ही बेटा है। जैसे बहू तुझे लेकर अलग हो गई और हमें अकेला छोड़ दिया, वैसे ही तुम भी तरसोगे। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। आपकी बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई है, बल्कि आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। आप हर बात में अपने घर का ताना देती थी। उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आज़ादी से खेल नहीं सकता था। तो जब वो घर ही हमारा नहीं है तो फिर भला वहाँ रुक कर करते क्या हम? हिमांशु फटाफट से कैब बुक कर दे देता। बेटा, हमें जाना है। और मालती, तुम चुप रहो। अब की बार मोहन जी ने फिर कहा तो हिमांशु ने मोबाइल निकालकर फटाफट कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में कैब वहां आ गई और मोहन जी और मालती जी वहां से रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि अगली कहानी की वीडियो अब तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।